हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से घर पर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं प्रताप सिंह परिणाम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं जो है आज एसएससी की तैयारी सीजीएल की, सीएचएसएल की किस तरीके से करें, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनको एक सही फॉर्मेट नहीं पता होता है और कोई उनके पास गाइडलाइंस नहीं होती है जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। लोग जो है अंधाधुंध चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसएससी के जो पेपर होते हैं, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, या एमटीएस का पेपर हो, या स्टेनो का पेपर हो, ये कई तरह के पेपर जो एसएससी कराती है। इनमें जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, देखिए इतने तरह के एग्ज़ाम एसएससी कराती है। ठीक है, और भी कई एग्ज़ाम्स कराती है, जैसे कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी एग्ज़ाम एसएससी कराती है, लेकिन हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जनरल कंपटीशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरल कंपटीशन में सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और एमटीएस आता है। सबसे पहले सीजीएल समझ लीजिए क्या होता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, यानी इसको अपीयर करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है ये। इसमें जो है 12th के बाद आप अपीयर कर सकते हैं, यानी अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया है, अब चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनो का पेपर होता है उनके लिए जिनकी मैथ्स वीक होती है, वो स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैथ्स का पेपर जो है के बजाय पूरा 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है। ठीक है, और एमटीएस का पेपर ये 10th के बाद जो है स्टूडेंट्स इसका पेपर दे सकते हैं, 10th पास करने के बाद। ठीक है, इसमें भी 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है। तो सीजीएल में 50 मार्क्स का इंग्लिश, सीएचएसएल में 50 मार्क्स का इंग्लिश, स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स 50 मार्क्स का होता है उसकी जगह 100 मार्क्स इंग्लिश पूरी आ जाती है 100 मार्क्स की, और एमटीएस में 50 मार्क्स की इंग्लिश। ऑलराइट, ये जो है आपका इंग्लिश के पेपर का इतना वेटेज है आपके उसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है कि जो क्वेश्चन पैटर्न है चारों ही एग्ज़ाम में सेम है। समझ गए ना। तो जो यहाँ पे मैं पैटर्न लिखने जा रहा हूँ वो सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, सेम है। वो सीजीएल के लिए भी वही आएगा, सीएचएसएल के लिए भी वही आएगा, स्टेनो के लिए भी वही आएगा और एमटीएस के लिए भी वही आएगा। बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आज के डेट में सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन उसको हम न के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, और स्टेनो का पेपर थोड़ा सिंपल होता है और एमटीएस का पेपर और सिंपल होता है। ऑलराइट, तो जो इनके पेपर पैटर्न है, यानी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एरर के क्वेश्चंस आते हैं। किसके क्वेश्चंस आते हैं? एरर के। और स्टूडेंट्स को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से होती है कि एरर के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एरर के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर अच्छे से स्टडी की हुई है, अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, सिर्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना भी पड़ता है। हमें एग्जांपल्स देखने पड़ते हैं कि किस तरीके से पेपर में आया हुआ है और किस तरीके के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब एरर के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि being
being useless he threw the letter in डस्टबिन। ठीक है, अब सपोज एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, लेकिन सेंटेंस इस तरीके से नहीं दिया होगा। ये सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यहां लिख देगा पार्ट ए, ठीक है, यहां लिख देगा पार्ट बी, यहां लिख देगा पार्ट सी, और एक चौथा पार्ट होता है, लिखा होता है नो एरर, ठीक है, और वो होता है पार्ट डी। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में जो है ये होता है कि अगर एरर होगा तो ए पार्ट में होगा, या बी पार्ट में होगा, या फिर सी पार्ट में होगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि एरर है तो इन तीनों में से किसी एक पार्ट को आप चूज कर लीजिए अपने आंसर के रूप में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऑप्शन डी को चूज करेंगे, है ना। ये होता है एरर का क्वेश्चन। फिलहाल पहले इसी तरीके से पूछा जाता था एग्जाम में, लेकिन 2015 के बाद थोड़ा सा एक बदलाव हुआ है। तरीका वही है, चीज़ वही है, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। पूछने का तरीका बदल कैसे गया है वो मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं कि किस तरीके से पूछने का तरीका पूरा बदल गया है। ठीक है, देखिए, अब इस तरीके से पूछा जाता है, सेंटेंस पूरा लिख देगा ऐसे, बीइंग यूजलेस ही थ्रू द लेटर इन डस्टबिन। ठीक है, सेंटेंस ऐसे लिख देगा, ठीक। और अब उसमें दिया होगा कि सेंटेंस को रीड कर लीजिए। अगर आपको एरर लगता है तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से चूज कर लीजिए। सपोज ए ऑप्शन दे देगा कि द लेटर इन डस्टबिन, बी ऑप्शन दे देगा बीइंग यूजलेस, सी ऑप्शन दे देगा नो एरर, और डी ऑप्शन दे देगा ही थ्रू। अब आजकल जो है, जो एग्जाम का पूछने का, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका है एग्जाम में, वो ये हो गया है, सेंटेंस ऊपर लिखा रहेगा, नीचे उसी सेंटेंस को फिर 4 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देगा। समझ गया ना। तो चाहे उस तरीके से पूछे, चाहे इस तरीके से पूछे, बात एक ही है। ठीक, अगर एरर है तो अब अगर यहाँ पे एरर है तो आप ए, बी या डी पार्ट में से चूज करोगे, आप सी पार्ट यहाँ पर चूज नहीं करोगे। हो सकता है कि नो एरर ए पार्ट में डाल दे, हो सकता है कि नो एरर बी पार्ट में डाल दे। समझ गए ना। बी केयरफुल जब आप अपना आंसर चूज कर रहे होंगे तो। ठीक है, ये हो गया एरर पूछने का तरीका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। किस पर होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, जिसको जो है, जिसमें पूरे सेंटेंस में एक पार्ट क्या होगा? अंडरलाइंड होगा। अब उस सेंटेंस में अगर, मतलब जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें अगर कुछ गलती है तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक चूज करना होगा। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो क्वेश्चन है ये भी किस पर बेस्ड होता है? ग्रामर पर बेस्ड होता है। समझ गए ना। तो अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन पूरे सही करने हैं तो इसके लिए भी आपको ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़े रहना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दिया होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि अगर एक सेंटेंस आ जाए, वर्क हार्ड
लेस्ट यू विल फेल। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का एक पार्ट इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया जाएगा। हो सकता है कभी कभी पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन हो, ठीक है, तब वहां पे आपको पूरा सेंटेंस ही देखना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर टाइम पे सेंटेंस का कोई एक छोटा सा पार्ट ही क्या होता है, अंडरलाइंड किया गया होता है। अब अगर एरर है तो इसी अंडरलाइंड पार्ट में ही एरर होगा, आपको यहीं पर करेक्शन करना होगा, बाकी अगल बगल और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन सपोज दिए हुए हैं कि अगर वहाँ कुछ गलती है तो मान लो क्या दे दिया है, वुड फेल, ठीक है, बी दे दिया हो क्या, माइट फेल, सी दे दिया हो मान लीजिए फेल, और डी दे दिया हो नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई एक चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में कोई गलती नहीं है तो आप जो है ऑप्शन डी को चूज करेंगे। ऑलराइट, इस तरह के जो क्वेश्चन कहलाते हैं उन्हें हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कहते हैं, और ये भी पूरी तरह से किस पर बेस्ड होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। समझ गए ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, वो देख लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से वो होता है फिलर्स आप कहिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एक ही बात है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये ग्रामर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, और वोकैब से भी क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वोकैब भी आपकी अच्छी तैयार होनी चाहिए और ग्रामर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वोकैब में इडियम्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस में कहूँ कि माई हाउस इज डैश फ्रॉम माई होम, सॉरी माई स्कूल, ठीक है, माई हाउस इज डैश फ्रॉम माई स्कूल। अब सपोज ये क्या है, एक अंडरलाइंड एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। इस ब्लैंक स्पेस के लिए आपको क्या दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आइए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्या, फार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ लॉन्ग वे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वेरी फार, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सपोज दे दिया हो क्या यहाँ पे, नियर, ठीक है। अब इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। माई हाउस इज डैश फ्रॉम माई स्कूल। अब इस तरह के जो सेंटेंस हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा था, वो ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं और वो कैब बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा सही उत्तर आ सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलोंग वे। आप में से कई लोगों को फार या वेरी फार लग रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब क्यों होगा, इसके पीछे कुछ ग्रामेटिकल रीजन है जो हम लोग जो है जब ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो होता है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 4th टाइप जो है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कई सेक्शन आते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स आ जाएगा, ठीक है ना, सिनोनिम्स आ जाएगा, या फिर एंटोनिम्स आ जाएगा,
या फिर इडियम्स आ जाएगा, ठीक है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है। ये 5 सेक्शन आपके वोकैबुलरी सेक्शन में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी सेक्शन में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स मीन्स होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम्स में आपको अपोजिट मीनिंग लिखनी होती है, और इडियम्स में कोई एक मुहावरा दिया होगा, इडियम्स दिया होगा जिसकी आपको मीनिंग नीचे 4 ऑप्शंस में से सर्च करके लिखनी होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक डेफिनेशन दिया होगा, उस डेफिनेशन को नीचे 4 ऑप्शन में से एक सुटेबल वर्ड जो सब्स्टिट्यूट करता है वो आपको लिखना होगा। और मिसस्पेल्ड वर्ड्स में 4 स्पेलिंग दी होगी, इन चारों स्पेलिंग्स में या तो कोई एक सही होगी या फिर कोई एक गलत होगी, वो आपको चूज करना होगा। मिसस्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है, ठीक है, कि वहां पे सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है या फिर गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन होता है जो 5th क्वेश्चन होता है। 5th क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में? वो आता है क्लोज टेस्ट। क्या होता है? क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है ना? क्लोज टेस्ट, आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होंगे कि ये क्लोज क्या है, CLOZE। क्लोज टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है बहुत छोटा सा, उस पैसेज में 5 प्लेसेस पर या 10 प्लेसेस पर क्या दिया होगा, ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। और हर ब्लैंक स्पेस के लिए 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। आपको उन 4 ऑप्शंस में से उस पैसेज के अकॉर्डिंग वहां पर उस ब्लैंक स्पेस के लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा वो चूज करके उसको फिल करना होता है और फिर पूरे पैसेज की मीनिंग को रेडी करना होता है, ठीक है। इस तरीके से वो सारे 5 ब्लैंक स्पेस या जो 10 के 10 ब्लैंक स्पेस हैं वो पूरे फिल हो जाते हैं, तो पैराग्राफ अपना आप तैयार हो जाता है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ये फिलर तरह का ही होता है, लेकिन फिलर्स में और क्लोज टेस्ट में डिफरेंस क्या है? फिलर्स में एक इंडिविजुअल सेंटेंस आता है और क्लोज टेस्ट में एक पैसेज होगा और हर सेंटेंस, उस पैसेज का हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। वो कोई स्टोरी बेस्ड हो सकता है, कोई फिर साइंटिफिक फिनोमिनन पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है, कोई जियोग्राफिकल फिनोमिनन पर बेस्ड हो सकता है, मीन्स पॉलिटिकल कुछ इशू पे बेस्ड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है पैसेज से। किससे पूछा जाता है? पैसेज से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो CGL का पेपर होता है और CHSL का पेपर होता है और MTS का पेपर होता है, उनमें पैसेज या क्लोज टेस्ट में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है, खासकर जो है CGL और CHSL के पेपर में, प्री मतलब जो उनका Tier 1 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें या तो क्लोज टेस्ट ही पूछा जाएगा या फिर पैसेज ही पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो पेपर आपका आता है, अगला जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है पैसेज के बाद, वो होता है क्या? अभी कितना नंबर था? 6 नंबर था ना। 7वां क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है वॉइस से। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन जो होता है, 8th क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन नरेशन, ठीक है। और 9th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंटेंस या फिर पैसेज रीअरेंजमेंट। समझ गए ना? सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैसेज रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स अपनी भाषा में PQRS भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसको करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। वो ट्रिक्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे और फिर डेली कुछ क्वेश्चंस की, 2-4 क्वेश्चंस की डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें
जो है एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये, बिल्कुल टफ नहीं होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस होगा जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा या फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। और पैसेज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि 6 के 6 सेंटेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, इज इट क्लियर? और वो 6 सेंटेंस मिलकर एक छोटा सा पैसेज बनाते हैं जिसमें 4 पार्ट होगा, जो इस तरीके से लिखा होगा S1 P Q R S और लास्ट में क्या दिया होगा S6। समझ गए ना? S1 होता है आपका फर्स्ट सेंटेंस या ओपनिंग सेंटेंस होता है ये। ठीक है ना, ये आपको हिंट के रूप में दिया होगा। S6 होगा आपका क्लोजिंग सेंटेंस या फिर लास्ट सेंटेंस। तो ये दो चीज़ें आपको पता रहती हैं कि ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। बीच में जो 4 सेंटेंस होते हैं P Q R S, ये जो होते हैं जम्बल्ड होते हैं। क्या होते हैं? जम्बल्ड, यानी इनका ऑर्डर क्या किया गया है? बिगाड़ दिया गया है। इसका ऑर्डर हमें पता है कि ये फर्स्ट है, इसका ऑर्डर हमें पता है कि ये लास्ट है। अब इन्हीं दोनों को पकड़ के इन चारों को हमें क्या करना होता है? ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, पैसेज रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट तब कहा जाएगा जब ये 6 के 6 पार्ट जो हैं किसी एक सेंटेंस के पार्ट होंगे, और पैसेज रीअरेंजमेंट इसको तब कहा जाएगा जब ये एक हर जो है सेंटेंस इंडिविजुअल होगा, अलग अलग होगा। समझ गए ना? लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तब भी। ठीक है, क्योंकि वो एक पैसेज के पार्ट होते हैं। तो ये हो गया। हालांकि इसको कई बार बिना S1 और बिना S6 के भी पूछा जाता है, यानी सिर्फ क्या दिया होगा? P Q R S। अब यहाँ पर जो है S1 नहीं दिया होगा और S6 भी नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपके पास कोई हिंट नहीं है कि पहले क्या आएगा और एंड में क्या आएगा। समझ गए? अब आपको इन्हीं चारों से अंदाज में लगाना है कि इन चारों का ऑर्डर क्या होगा। इज इट क्लियर? तो ये पूछने का तरीका है आपके एग्जाम में। ठीक, तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न। ठीक है, मैंने जो भी एग्जाम अभी आपसे डिस्कस किए, कौन कौन से, चाहे आप CGL का पेपर दे रहे हो, CHSL का पेपर दे रहे हो, स्टेनो का पेपर दे रहे हो या फिर MTS का पेपर दे रहे हो, आपके इन चारों ही एग्जाम में जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा, इंग्लिश का जो पेपर आएगा, उसमें इन्हीं 9 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट और पैसेज ये जो है रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? रीडिंग एबिलिटी पर। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी का मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको आप पढ़कर समझ पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं। ऑलराइट, और जो वॉइस और नरेशन होते हैं, ये दोनों ही ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। किस पर? ग्रामर बेस्ड। ठीक है ना, और नरेशन भी क्या होता है? नरेशन भी ग्रामर बेस्ड होता है। ठीक है, और सेंटेंस या पैसेज रीअरेंजमेंट ये भी रीडिंग एबिलिटी पर आपके डिपेंड है। हालांकि अगर वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, यानी 6 के 6 एक ही सेंटेंस के पार्ट हैं, तब तो वो ग्रामर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, ग्रामर बेस्ड होने का मतलब ये हो गया कि चूंकि वो वहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल जोड़ तोड़ अगर आपको पता हो कि इसके बाद ये आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, एडवर्ब कहाँ पर यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप बड़ी आसानी से उनको कर लेंगे। तो अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट है तो वो ग्रामर बेस्ड हो सकता है, लेकिन पैसेज रीअरेंजमेंट पूरी तरह से रीडिंग एबिलिटी पर आपके डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि इन पेपर्स के माध्यम से SSC बोर्ड जो है वो आपकी हर एक चीज़ चेक कर लेती है कि भाई आप ग्रामर आपका ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। यानी अगर कोई लेटर वगैरह या नोटिस वगैरह ड्राफ्ट करनी है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सही से या फिर नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से वोकैब आपका ठीक ठाक है कि नहीं, यानी आप एक सुटेबल वर्ड कुछ लेटर या नोटिस अगर आपके पास आया है, ठीक है, किसी ने कुछ कंप्लेन किया है तो आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और क्लोज टेस्ट के माध्यम से और सेंटेंस या पैसेज अरेंजमेंट के माध्यम से ये समझ लेता है वह कि आप कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये ओवरऑल टेस्टिंग हो गई आपकी। ठीक है, जब आप इस पेपर को पास करके निकल जाते हैं फिर उसके बाद क्या आता है, टीयर 2 आता है। ठीक है, टीयर 2 का जो पेपर होता है CGL और CHSL का,
उसमें भी यही क्वेश्चंस आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एरर के क्वेश्चन होते हैं ये प्री के पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में यही 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी यही सेम चीज़ है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में यही 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिलर्स के जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ये 10 to 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी हो जाएगा। वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम से 1-1 क्वेश्चन आता है, मेंस में 3-3 क्वेश्चन हो जाएगा। ईडियम से प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ये 10 हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 10 हो जाएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड का प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, मेंस में ये 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। उसी तरह से क्लोज टेस्ट या पैसेज में से कोई एक ही आता है प्री में, लेकिन मेंस में क्लोज टेस्ट और पैसेज से 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? क्लोज टेस्ट के 20 क्वेश्चन, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी पूछा गया है मेंस में, और पैसेज से भी वही सेम चीज़ 20 क्वेश्चन आता है जनरली, लेकिन कभी कभी 25 भी पूछा गया है। ठीक है, और वॉइस और नरेशन, वॉइस के प्री में 1 क्वेश्चन आते हैं या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में वही 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और नरेशन के प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। 25 भी हो सकता है, कभी कभी 27 भी पूछा गया है। ठीक है, और सेंटेंस या पैसेज रीअरेंजमेंट का प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आता है और मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका पूरा ओवरऑल पेपर पैटर्न कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो हमने समझ लिया कि ये इंग्लिश का पेपर है और इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी तैयारी कैसे करें, है ना? हमें ये नहीं पता होता, हमें इसकी सही गाइडलाइंस नहीं पता होती है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपको इसकी सही तैयारी कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कैसे करें इंग्लिश के पेपर में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, प्रिपरेशन की शुरुआत में जैसे कि बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या 12th कंप्लीट किया, फिर उसको कहीं से पता चलता है कि भाई कोई एसएससी है या बैंक है, ठीक है, इस तरह के जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब देती हैं। तो बच्चा थोड़ी बहुत और जानकारी जुटा के आता है, कोई कोचिंग ढूंढता है, ठीक है, सिटी में, और फिर उस कोचिंग में एडमिशन लेता है और उसके बाद फिर वो किसी बुक शॉप पर जाता है, वहाँ से वो कुछ बुक्स लेकर आता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह सेट लेकर आता है और उनको सॉल्व करने लगता है। ठीक है, अब यहीं से बच्चे से गलती होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या गलती होना शुरू होती है? गलती ये शुरू होती है कि अभी तो आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही किया है और प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आप बुक शॉप पर पहुंच गए और वहां से आपने एक प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए और उसको घर पे सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसमें से आप देखेंगे कि क्वेश्चन आए हुए हैं और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, बीइंग यूजलेस ही थ्रू द लेटर इन डस्टबिन। ठीक है, अब बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अगर सेंटेंस की मीनिंग समझ पा रहा है तब भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसमें एरर कहाँ है, तो वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। क्यों घबरा गया? ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगता है और जैसे जैसे वो पेपर में आगे बढ़ता है वो देखता है कि मैं 25 क्वेश्चंस जो प्री के आए हैं या 50 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, या मेंस के जो 200 क्वेश्चंस हैं, उनमें से तो मैं मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, बाकी के तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से डिमोटिवेट होते होते वह फिर जो है फेल हो जाता है और वह कुछ कर नहीं पाता। ऑलराइट, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, किस चीज़ को, यानी हमने तैयारी शुरू की लेकिन हम तुरंत मार्केट जाकर कोई प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस बुक न लेकर आए। ठीक है, पहले जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर आप अपनी पकड़ बनाइए, और यही हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में गलत स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं और इस वजह से फिर कुछ नहीं पाते। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप जो है
चैप्टर तैयार करिए, मतलब सब्जेक्ट अपने तैयार करिए। अब उस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं उनको तैयार करिए। जैसे इंग्लिश अगर आपको तैयार करनी है तो सबसे पहले आप एक अच्छी ग्रामर की बुक लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है एग्ज़ाम में वो ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड और रीडिंग एबिलिटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें एक साथ करनी है। एक अच्छी ग्रामर बुक, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है ना, अ गुड ग्रामर बुक, समझ गए ना। एक अच्छी ग्रामर की बुक आप लेकर आइए, ठीक। उस ग्रामर की बुक को थॉरोली आप क्या करिए, स्टडी करिए अच्छे से एक एक चीज़, और उसमें जो चीज़ें न समझ में आए वो आप अपने इंग्लिश के टीचर से पूछिए, ठीक है। वो टीचर कोई भी हो सकता है, वो आपकी हेल्प करेगा, या फिर जो पहले तैयारी कर चुका है जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज है उससे आप पूछिए कि आपको इंग्लिश में ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको किस तरीके से वो समझाते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप किसी एक्सपर्ट को अप्रोच करिए, ठीक है। तो एक अच्छी ग्रामर की बुक आपको चाहिए। दूसरी चीज़, ठीक है ना, एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, एशियन एज भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में आते हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर आप चूज़ करिए और पढ़िए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने में पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये एक फैक्ट है, ऑलराइट। तो चाहे आप फिलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, चाहे आप फिलहाल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, आप पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। उस इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एडिटोरियल, क्योंकि वो किसी मेन पॉइंट पर जो हमारे आसपास घटित हो रहा होता है उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो आप जो है एडिटोरियल को रीड करिए सिर्फ, ऑलराइट। और एडिटोरियल को रीड करते समय उसमें जो भी टफ वर्ड्स हैं तुरंत आप क्या करिए, उसको किसी डिक्शनरी में सर्च करिए। यहाँ पर डिक्शनरी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली कोई भी किसी के भी कहने पे कोई भी डिक्शनरी का ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उसमें से चेक करने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे ऐप्स जो हैं डिक्शनरी के वो बेकार हैं, आप उनको मत पढ़िए, ठीक है। आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करिए। ऑनलाइन डिक्शनरी में मैं 2-3 डिक्शनरीज़ के आपको नाम बताता हूं, आप हमेशा उन्हीं डिक्शनरीज़ का रेफरेंस लिया करिए। और अगर आप इन 2 डिक्शनरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो जब आप किसी वर्ड की मीनिंग इन डिक्शनरीज़ में चेक करते हैं तो सिर्फ मीनिंग ही नहीं क्लियर हो जाती, सेंटेंस में उसका एग्जाम्पल के थ्रू उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो जाता है, उससे रिलेटेड ग्रामर के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं, उसके सिनोनिम्स वगैरह एंटोनिम्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, कौन सी डिक्शनरीज़ हैं वो। सबसे पहले तो एक डिक्शनरी है कैम्ब्रिज, dictionary.cambridge.org, ठीक है ना, dictionary.cambridge.org। इस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इस डिक्शनरी पे आपको उस वर्ड से रिलेटेड ग्रामर के पॉइंट्स और उसके सेंटेंस में यूसेज, उसकी मीनिंग, उसके प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीज़ पता चल जाएगी। प्रोनाउंसिएशन अगर आपको किसी वर्ड का नहीं आता है तो उस वर्ड के नीचे जिसकी आप मीनिंग सर्च कर रहे हैं एक माइक का सिंबल बना होगा, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है वह प्रोनाउंस करेगा और आप वहाँ से सही प्रोनाउंसिएशन वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। 2 तरह के प्रोनाउंसिएशन के लिए माइक बना होगा, एक यूके और दूसरा यूएस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यूके का प्रोनाउंसिएशन सीखना है, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश सीखते हैं वो यूके की इंग्लिश है न कि अमेरिकन इंग्लिश है, इसलिए यूएस वाले पे आपको ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना है। उसी तरीके से जब आप किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है यूके की इंग्लिश के अकॉर्डिंग ग्रामर सर्च करेंगे, ठीक है। यूके की इंग्लिश को इंटरनेशनल इंग्लिश भी कहा जाता है, ऑलराइट। अमेरिकन ग्रामर के हिसाब से उसको नहीं सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक डिक्शनरी,
dictionary.cambridge.org। दूसरी डिक्शनरी जो है वो ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है ना। अब ऑक्सफोर्ड की कई सारी डिक्शनरीज हैं, उनमें से आप किसी पर भी सर्च कर सकते हैं और सारी की सारी बहुत ही अच्छी डिक्शनरी हैं। जैसे कि एक होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, डिक्शनरी का प्लूरल लिखा हुआ है डिक्शनरीज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, जिसको आजकल नाम चेंज करके लेक्सिको कर दिया गया है, lexico.com। क्या? लेक्सिको, LIXICO, lexico.com, ठीक है ना। दूसरा जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है वो है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है, कौन सी? ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। और तीसरी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरीज, ठीक है ना। तो ये 3 डिक्शनरी है, एक तो है लेक्सिको, ये भी ऑक्सफोर्ड की है, जो पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज के नाम से आती थी। दूसरी जो है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है और तीसरी ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी है, ठीक है ना। तो ये 4 डिक्शनरी है, ऑलराइट। और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको किसी वर्ड की मीनिंग या उससे रिलेटेड कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट या पॉइंट देखना है, आप हमेशा इन्हीं 3 डिक्शनरीज, 4 डिक्शनरीज में सर्च करिए उसको, बाकी और किसी डिक्शनरी में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड पे भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे रिलेटेड ग्रामर के पॉइंट्स या ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो एक अच्छी ग्रामर की बुक, एक न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। और थर्ड चीज़ क्या है? हाँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में बता रहा था, अभी पूरी बात मैं नहीं बता पाया था कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो टफ वर्ड है उसकी मीनिंग इन डिक्शनरीज में से चेक करके उसको वहाँ पर भी लिख दीजिए, उस न्यूज़पेपर में उस वर्ड के ठीक ऊपर छोटे अक्षरों में, और अपनी एक वोकैबुलरी की नोटबुक बनाइए, उसमें भी उस वर्ड को नोट करिए, ठीक है ना। एडिटोरियल में 3-4 पार्ट होते हैं, आप तीनों चारों पार्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो एडिटोरियल आप पढ़िए पूरा अच्छे से, एक बार उसमें जो भी वर्ड्स हैं वो उनकी मीनिंग वहाँ पर लिखिए। हमारी सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या है रीडिंग करते टाइम, कि जिस वर्ड की मीनिंग हमें नहीं आ रही होती है फिर भी हम आगे के सेंटेंस और पीछे के सेंटेंस के हिसाब से उसकी मीनिंग कुछ कंक्लूड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी कामचोरी है, इसको बिल्कुल आपको नहीं करना है, समझ गए ना। बिल्कुल ये चीज़ आपको आज से ही छोड़नी है। अगर आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको आज से ही छोड़नी है। कोई भी वर्ड जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, आप तुरंत उसकी मीनिंग, ये जो 4 डिक्शनरीज के मैंने नाम सजेस्ट किए, इनमें से किसी एक में सर्च कर लीजिए। इज इट क्लियर? अदरवाइज कभी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज ही नहीं होगी और फिर रीडिंग एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। आप हमेशा बस इसी तरह के कंक्लूजन में रह जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ अपने मन से कंक्लूड नहीं करना होता है। वहाँ 4 पॉइंट्स दिए होते हैं, उन्हीं 4 पॉइंट्स में से, 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक चूज़ करना होता है, समझ गए ना। तो यहाँ अपने मन से कुछ समझ लेने से आइडिया नहीं लगने वाला है। इज इट क्लियर? इसलिए आपको अच्छे से उनकी मीनिंग देखनी है। फिर जब आपने उस एडिटोरियल के पार्ट को पढ़ लिया तो उसको कुछ समय के लिए आप ऐसे ही रख दीजिए, 2-4 घंटे के लिए, ठीक है। फिर जब आपके पास कोई फ्री टाइम हो तो उस फ्री टाइम में उसी एडिटोरियल को, सपोज आज सुबह आपने जो एडिटोरियल पढ़ा, फिर 4 घंटे बाद अगर आपको कुछ फ्री टाइम मिला तो फिर से आप उसको उठाइए और फिर से रीड करिए। अब जब आप इस बार रीड करेंगे तो आपको बार बार डिक्शनरी में मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने उस न्यूज़पेपर में उस वर्ड के ऊपर ही उसकी मीनिंग क्या की है, लिख रखी है। मीनिंग आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए, ठीक है। न्यूज़पेपर में नहीं, अपनी नोटबुक में। न्यूज़पेपर में तो आप वो लिखिए हिंदी या इंग्लिश में जो आपको समझ में आ रहा हो। हिंदी में समझ में आ रहा हो तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में लिखिए, लेकिन अपने नोटबुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी मीनिंग को नोट करिए, ठीक है। तो जब आप सेकेंड टाइम आप उस न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पर इस बार मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है और उस एडिटोरियल को आप और ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जब आपने फर्स्ट टाइम वर्ड की मीनिंग्स लिखी थी तो उसमें से एक आध वर्ड्स की मीनिंग आपको तुरंत पढ़ के समझ में आ गई, जो आपने मीनिंग ढूंढकर लिखी थी। यानी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने नोटबुक में या फिर उस न्यूज़पेपर में जो आपने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी न्यूज़पेपर को शाम को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसी एडिटोरियल को,
उससे क्या होगा कि आप चूंकि ऑलरेडी 2 बार न्यूज़पेपर को पढ़ चुके हैं और जब थर्ड टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपको बिना देखे ही अपने आप याद आता जाएगा। अरे इसकी मीनिंग तो मैंने ये लिखी थी, इसकी मीनिंग तो मैंने ये लिखी थी। अब ये जो एक्सरसाइज है आपको डेली करनी है। फर्स्ट टाइम आपको किसी एडिटोरियल को पढ़ने में शायद आधा घंटा लग जाए, क्योंकि आप उसमें मीनिंग बार बार ढूंढ ढूंढ कर लिख रहे हैं और सेंटेंस को बैठा रहे हैं कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम आप उसी एडिटोरियल को रीड करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपको मीनिंग देखने की जरूरत नहीं होती और सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा बैठाने की जरूरत नहीं होती, तो आपको सेंटेंसेस ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं और जो है आपका टाइम भी कम लगता है। आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा। और थर्ड टाइम जब आप उसी एडिटोरियल को पढ़ रहे होते हो तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स में या 8 to 10 मिनट्स में पूरा आपका एडिटोरियल कंप्लीट हो जाता है और आप ये देखोगे कि बिना किसी मेहनत के आपको उसमें कई सारे वर्ड्स क्या हो गए हैं, याद हो गए हैं। इस प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। 2-3 मंथ्स के बाद आप ये देखोगे कि आपको डिक्शनरी में मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हार्डली एक आध वर्ड है जो कभी आपने नहीं पढ़ा था पहले, शायद उसी की मीनिंग देखने की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज़ आपको कोई मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। समझ गए ना? तो इससे क्या हो गया, आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका रीडिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि वोकैब और रीडिंग एबिलिटी, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई आपकी, स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है ना? ओके। और थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये है कि हमको जो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, अलग से नोट करना है। ठीक है? यानी मेक नोट ऑफ व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। उन चीज़ों की नोट बनाइए जो आपके समझ में नहीं आता है। और ये चीज़ मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई भी हो। ठीक है ना? तो मेक नोट ऑफ व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, उस चीज़ को नोट करिए जो आपके समझ में नहीं आता है और फिर उसको किसी एक्सपर्ट से क्या करिए, पूछिए। ठीक है ना? और ये तीनों ही चीज़ें आपको क्या करनी है, रेगुलरली। ठीक है? रेगुलरली, इसमें कोई ब्रेक नहीं, इसमें कोई ब्रेक नहीं। ठीक है? तो जब आप ग्रामर की बुक अच्छे से पढ़ लेंगे, थॉरोली आप उसको गो थ्रू कर लेंगे, तो ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? न्यूज़पेपर जब आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो क्या होगा, वोकैब आपका स्ट्रांग हो जाएगा और रीडिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है? और जो चीज़ें आपके नहीं समझ में आती हैं उसको अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछते रहेंगे तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इधर उधर की चीज़ें हैं, वो भी आपकी क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। यानी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मार्केट से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर आइए, उसको सॉल्व करिए। इतना कर लेने के बाद भी फिर भी उसमें कहीं कहीं रुकावट आएगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी आपने सिर्फ स्टडी किया है, यानी सिर्फ थ्योरी पार्ट किया है। प्रैक्टिकल पार्ट वो होता है जो अब आप करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो थ्योरी पढ़ लेना अलग चीज़ है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। ठीक है? तो वहाँ पे अभी भी आपको रुकावटें आएंगी, तो वो रुकावटें प्रैक्टिस करते करते ही दूर होंगी। और प्रैक्टिस के दौरान भी जो चीज़ें आपके नहीं समझ में आती हैं उसको आप नोट करेंगे और एक्सपर्ट से क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको तब तक करते रहनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये मत सोचिए कि सारी चीज़ें आपको 6 महीने के लिए करनी है या फिर 8 महीने के लिए करनी है। आज अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो जब तक आपकी कोई एक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको ये चीज़ें रेगुलरली करती रहनी है, उसमें कोई एक दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कई सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि भाई उन्होंने 2 दिन जो है वो 10-10 घंटे पढ़े, उसके बाद 5 दिन वो नागा करते हैं, इधर उधर जो है टाइम पास कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन 10 घंटे, 5 दिन 1 घंटे या 2 घंटे इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
आप रेगुलरली 4 घंटे ही पढ़िए लेकिन रेगुलर रहिए। 4 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर रहिए। समझ गए ना मेरी बात को? यानी कि यहाँ पे पूरा जो गेम है वो प्रैक्टिस और रेगुलरिटी का है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सफलता के करीब जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, ठीक है ना। टू एक्सेल इज द की टू सक्सेस। समझ गए? यानी अपने आप में और अच्छे करते रहना ही सक्सेस के पास लेकर जाता है। इज इट क्लियर? अगर आप एक्सेल नहीं करेंगे अपने आप को तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चीज और, स्टूडेंट्स शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर कोई भी टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रहा है कि ये शॉर्ट ट्रिक है इस चीज की, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है पूरे तरीके से। ठीक है, ऐसे किसी भी टीचर से आप लोग सावधान रहिए। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक इंग्लिश में नहीं होती है। आपको हर एक चीज लर्न करनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, एसएससी एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जो कोई वेटेज नहीं बताती है कि ग्रामर के इस टॉपिक से इतने मार्क्स से पूछे जाएंगे, वोकैब के इस टॉपिक से इतने मार्क्स के पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, हर एक चैप्टर को थॉरोली आपको लर्न करना है। ठीक है ना? ओके, तो ये तो हो गई चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें इसमें और आती हैं, जैसे कि कई बच्चे कहते हैं सर आप जो न्यूज़पेपर में बता रहे हैं वोकैब, वो तो ठीक है, उससे हमारी रीडिंग एबिलिटी और वोकैब तो स्ट्रांग हो ही गया, लेकिन एग्ज़ाम में जो वोकैब आता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये क्या है, सही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में जो वोकैब आता है वो लगभग 3,500 यानी 3,500 वर्ड्स का एक कलेक्शन है। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? इसी कलेक्शन को आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो यहाँ से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि यार 3,500 वर्ड्स, तो मैं आपको बता दूं 3,500 वर्ड्स हैं ये। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर मोर देन 10,000 वर्ड्स, सॉरी 10,000 आई एम सेइंग, मोर देन 10 लाख वर्ड्स। 10 लाख वर्ड्स यानी 1 मिलियन वर्ड से ज्यादा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है ना, और आपको उसमें से स्टडी कितना करना है, ओनली 3,500, और इस 3,500 वर्ड्स में से 1,000-1,200 वर्ड तो आपको ऐसे ही याद होंगे, यानी आपका काम और बच गया। समझ गए ना? तो इसको देखकर, नंबर्स देखकर डरने की जरूरत नहीं है, और याद करना बहुत ही आसान होता है। वर्ड्स को याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, किसी वर्ड की मीनिंग याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ये तरीके क्या हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे एक तो हो गया क्या, एटिमोलॉजी। क्या हो गया, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इंग्लिश लैंग्वेज में, ये उसके बारे में बात करता है एटिमोलॉजी। दूसरा क्या है, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स, नेमोनिक्स क्या है, ये कुछ ट्रिक्स बताता है कि किस तरीके से किसी वर्ड को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में हम लोग लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या फिर कोई सॉन्ग देख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हमको सॉन्ग बहुत जल्दी याद हो जाता है उस मूवी का। जैसे आप थिएटर में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक गाना चल गया और आप उस गाने को बहुत अच्छी ही तरह, मतलब सुनते सुनते ही याद कर लेते हैं। 2-4 कड़ियाँ तो आपको तुरंत याद हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपने इसको 1-2 बार और अच्छे से सुन लिया तो आपको पूरा सॉन्ग क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आपको कोई एक बुक की पोएम दी जाए, सपोज आपके हिंदी लिटरेचर की कोई पोएम दी जाए या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई पोएम दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप आधे घंटे में याद करके पूरा अच्छी तरह सुनाइए, तो शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे, लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट तो पूरा उसको आधे घंटे में सही नहीं सुना पाएंगे, है ना। तो इसलिए वहां पर बनाई गई क्या, नेमोनिक्स। ठीक है ना, आपको सॉन्ग और पोएम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
है ना। लेकिन सॉन्ग आपको अच्छी तरह से याद हो गया, पोयम याद नहीं हुआ। क्यों? इसी को बोलते हैं नेमोनिक्स यानी स्मृति विज्ञान। सॉन्ग्स आपको अच्छी तरह याद हो गए क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि उसमें एक हीरो है, हीरोइन है, और उसके साथ साथ आप खुद भी कुछ फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब पोयम आपको दिया जाता है तो आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है, किसी भी तरह की कोई विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी उस चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको रटना पड़ता है और फिर भी आपको अच्छे से याद नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ड्स की कुछ स्टोरी बना देते हैं जो आपके लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है, और जिस वजह से आप उसको बहुत आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और तीसरा तरीका भी है, वो भी ट्रिक्स ही है, लेकिन उसको हम नॉर्मली ट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी वर्ड्स के इनिशियल्स को लेकर कई सारे सिनोनिम या कई सारे एंटोनिम्स उसके एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। उससे एक अलग वर्ड बन गया, उस वर्ड की, जैसे आपने नदियों के नाम जीएस में पढ़ते होंगे, तो भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, तो हर नदी का नाम का एक इनिशियल लेकर उससे एक सेंटेंस बना दिया। भारत देश में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो हर पर्वत श्रृंखला का एक इनिशियल लेटर लेकर उससे एक सेंटेंस बना दिया और फिर खींच के बता दिया कि इस लेटर से ये नाम तैयार हो गया, इस लेटर से ये नाम तैयार हो गया। उसी तरीके से ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड्स को, वोकैब को तैयार करने का तरीका। ऑलराइट, इन तरीकों से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर आता है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और मोर देन 45 मार्क्स, ठीक है ना, मोर देन 45 मार्क्स हम लोग प्री में अचीव कर सकते हैं और मोर देन 180 मार्क्स हम लोग जो है वो मेंस में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहने से और ड्रीम करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले एक अच्छी ग्रामर की बुक ले आइए, उसको थॉरोली रीड करिए, डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए जिसमें एडिटोरियल वाला जो पार्ट है, कोई एक एडिटोरियल सेक्शन जो इंटरेस्टिंग आपको लगे वो उठा लीजिए, उस एडिटोरियल को दिन भर में 3 टाइम्स पढ़िए, उसकी मीनिंग वहाँ पर लिखिए, नोटबुक में नोट करिए। और तीसरी चीज़, जो भी चीज़ न समझ में आए उसको नोट करिए और एक्सपर्ट से पूछिए। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। सक्सेस अगर आसानी से मिलती तो हर कोई आज सफल होता, सबके पास एक नौकरी होती, कोई बेरोजगारी नहीं चिल्ला रहा होता। बेरोजगारी वही चिल्लाता है जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, वो आसानी से चीज़ों को पाना चाहता है। अगर आसानी से चीज़ें मिल जाती तो आज हर कोई करोड़पति होता, ठीक है। इस बात को आप सभी समझिए और अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश कोई डर नहीं है। इंग्लिश मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। यस, आपने सही सुना, इंग्लिश दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। मैं आपको बता दूं मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, बट आज मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इस बात की गारंटी के साथ जो मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा आपको पूरा वही आएगा। पैसेज और क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट छोड़ के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तो फिर भी ट्रिक्स बता दूंगा तो आप उससे पूरा कर लोगे, लेकिन पैसेज कहाँ से पूछेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्लोज टेस्ट कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया भर में हज़ारों किताबें लिखी जाती हैं, हज़ारों आर्टिकल्स डेली छपते हैं, कहीं से भी उठा के पूछ लेगा। लेकिन ग्रामर और वोकैब जो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो पूरी गारंटी के साथ अगर आपने तैयार कर लिया तो उसी में से आएगा। इज इट क्लियर? तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। बाकी आगे हमारी क्लासेस जब शुरू होने वाली हैं तो आप उन क्लासेस को देखकर आप उस बैच में एडमिशन लेकर अच्छे से पढ़िए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो पूछिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।